अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ IT 430 जो कि ई कॉमर्स सब्जेक्ट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, मैं उसके शॉर्ट लेक्चर शेयर करने वाला हूँ 13 to 16 लेसन में, यानी 13 to 16 लेक्चर। ठीक है, आपने प्रीवियस 12th लेक्चर में हम पढ़े थे जावास्क्रिप्ट का हमने इंट्रोडक्शन देखा था प्रीवियस में कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली आपके वेब पेज को की एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए विद HTML और CSS के साथ यूज़ होती है। ठीक है, तो अब हम उसी को कंटिन्यू लेके चलेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे, कुछ कोड देखेंगे। आपने ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सीखना चाहते हैं, अगर आप IT के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर इसको सीखें, समझें, इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखना सीखें। अगर आप इसको जस्ट आप ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आप सब्जेक्ट की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि आप इसको इन चीज़ों को याद कर लें कि कौन से टैग्स क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का क्या फंक्शन है, कौन से टैग का क्या फंक्शनैलिटी है, और आप उस चीज़ों को याद करके पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट आना है वो तो मैं साथ साथ ड्यूरिंग लेक्चर बताता रहता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं सारी जो आपको गाइड कर दूंगा ताकि आप पेपर की तैयारी अच्छी कर सकें और आप इसमें आगे जा सकें। लेक्चर आगे एक और स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैंने लास्ट में बताई थी, अगर आपको इसको ज़्यादा बेहतर रंग में सीखना है तो ये w3schools.com मैंने बताई थी, इसमें HTML और CSS आपको बताया था, ये जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल है। ठीक है, ट्यूटोरियल आप यहाँ से जाके सारा सीख सकते हैं, क्योंकि उसमें कोड जो है वो इतना रीडेबल नहीं है, आपको बहुत मुश्किल आती है जब कम्प्लेक्स कोड है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ तो आपको उससे समझ भी आएगी। अच्छा, हम फॉर्मली स्टार्ट कर लेते हैं लेसन नंबर 13। इसमें एक एग्जांपल दी है जिसमें आपको एक अलर्ट बॉक्स शो होगा जिसमें लिखा होगा थैंक यू फॉर विजिटिंग माय साइट। अब जो स्क्रिप्ट है ना वो आप गौर से देखें, वो आपके हेड के टैग के अंदर ऐड की जाती है, हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा भी था। आपका जो भी हेड के टैग के अंदर लिखा जाएगा, ये स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, हेड के टैग के अंदर स्क्रिप्ट का टैग है वो जावास्क्रिप्ट का। वो स्टार्ट जो है वो स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल जावास्क्रिप्ट टाइप इससे होती है। ठीक है, इसका जो एंड है वो खाली स्क्रिप्ट से होता है। आप खाली स्क्रिप्ट से स्टार्ट करके स्क्रिप्ट से भी एंड कर सकते हैं, उसको पता है कि आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। यहाँ तो हम उसे लैंग्वेज स्पेसिफाई हमने कर दी कि हम जावास्क्रिप्ट ही लिखने लगे हैं, कोई और स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं तो हम उसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब वो जस्ट एक जो है वो डायलॉग बॉक्स जो है वो आपको प्रिंट ओपन करता है। जैसे ही आप वो वेब पेज ओपन करेंगे HTML की फाइल, वो थैंक यू फॉर विजिटिंग माय वेबसाइट वो आ जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं उन्होंने कंटेंट डाला। अच्छा, नेक्स्ट असाइनमेंट के अंदर अब वो अलर्ट नहीं कर रहा आपको, जस्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट बेसिकली इसके अंदर यूज़ होता है, हम C++ में आपने पढ़ा होगा सी आउट, कोई चीज़ स्क्रीन पे आउटपुट दिखानी हो, स्क्रीन पे प्रिंट करनी हो स्ट्रिंग, तो हम उसके लिए यूज़ करते थे। सेम उससे दो जो सेमी कॉलन सॉरी कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में जो भी आप लिखते हो वो कंटेंट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। तो पहले हमने अलर्ट किया, यानी वो डायलॉग बॉक्स आया और इसमें जो है हमने आपको दिखा दिया कि कैसे जो है सिंपल लाइन एज अ टेक्स्ट प्रिंट करना हो। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये आपने सारे पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं। उसके बाद आपने कुछ ऑपरेशन पढ़ने हैं, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर जिनको कहते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये सारे आपने यूज़ करने हैं। प्लस प्लस यूज़ होता है फॉर इंक्रीमेंट, माइनस माइनस होता है डिक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये मॉड्यूलस परसेंटेज का साइन, तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। स्लैश साइन फॉर डिवीजन होता है। ये स्टेरिक साइन जिसको कहते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, और प्लस माइनस के लिए आपको पता ही है। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर है, कुछ जब कोई चीज़ कंपेयर करनी हो, यानी इक्वल टू बतानी हो कि यानी x इज इक्वल टू वाई, तो हम वो s इज इक्वल टू का एक सिंगल साइन लिख के हम मैथमेटिक्स में कराते थे। यहाँ पर हमें 2 दफ़ा इक्वालिटी का साइन देना है। नॉट इक्वल टू देना है तो ये नॉट का साइन साथ देना है इक्वल टू के, तो फिर वो नॉट इक्वल टू कंसीडर होगा। लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसी तरह हम उसमें चलते हैं।
अच्छा, अब उसके बाद टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बेसिकली आपकी प्रोग्रामिंग में कोई फंक्शन, एक चीज़ ये होती है, फंक्शन कैन बी डिफाइंड, हम फॉलोइंग फॉर्मेट में उसको डिफाइन करते हैं। कीवर्ड साथ फंक्शन यूज़ होता है, जैसे यहाँ पर फंक्शन एडिट, यानी दो नंबर को ऐड करने का हम फंक्शन लिख रहे हैं। फंक्शन बेसिकली हम इसलिए लिखते हैं, प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है कि हमें मल्टीपल उसकी रीयूजेबिलिटी हो, यानी आप एक दफ़ा उसको लिख लें, आप फंक्शन को लाइक एडिशन का एक दफ़ा लिख लें। कैलकुलेटर को बनाने लगे हैं कि दो नंबर्स को ऐड करना है और दो नंबर को सब्ट्रैक्ट किए, हम नीचे जो प्रोग्राम करने लगे हैं, तो हम बेसिकली एक दफ़ा ही उसको लिख लेंगे, ये सारा वार नंबर वन डॉक्यूमेंट डॉट कैलकुलेट फॉर्म वन वैल्यू, यानी एक वैल्यू वार नंबर टू डॉक्यूमेंट और दूसरी वैल्यू के लिए, ठीक है। उसको करना क्या, हमने आउटपुट क्या शो कराना है, अलर्ट वैसे नंबर वन और नंबर टू को ऐड करके वो दे दे आपको, ठीक है। पहले आप वैल्यू को जो है वो गेट कर रहे हो, सिंगल वैल्यू को, फिर दूसरी वैल्यू, वही सिंगल वैल्यू है, दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट फॉर्म, और फिर उसको अलर्ट बॉक्स के अंदर शो करा रहे हो कि नेगेटिव है, ठीक है। अब उसको हमने कराने का तरीका, ये कुछ HTML का कोड है कि फर्स्ट नेम इनपुट टाइप, वो आपको टाइप फील्ड दे दे। ये हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि कैसे हमने जो है वो इनपुट फील्ड कैसे क्रिएट करनी होती है। दो फील्ड क्रिएट की हैं और नीचे एक बटन है ऐड देम, ऑन क्लिक जब हो तो उनको ऐड कर दे, ऑन क्लिक हो तो उनको माइनस कर दे। दो बटन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेपरेट, हमने उनके अंदर फंक्शन यूज़ किए हैं बेसिकली, कि जब ऑन क्लिक ऐड के ऊपर हो तो वो ऐड दम वाला फंक्शन एडिट यूज़ हो, जब वो सब्ट्रैक्ट हो तो वो माइनस वाला यूज़ हो। माइनस वाला फंक्शन जो हमने ऊपर ये लिखा है, फंक्शन के साथ मैंने स्टार्ट में बताया उसका नाम लिखा हुआ है, फंक्शन एज अ कीवर्ड है, उसके बाद आप जो भी फंक्शन का नाम रखोगे वही आप यूज़ कर सकते हो। इसकी यूजेबिलिटी ये है कि आप इसे बेशक 50 दफ़ा प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को यूज़ करो, वो सेम जो आपने फंक्शन ऊपर जो लिखा होगा वही यूज़ होगा। उसके बाद एक रीसेट का बटन है ताकि आप उसको रीसेट कर सको। देखो उसने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ऐड जम करो या वो करो, वो अलर्ट बॉक्स के अंदर शो करा देता है कि आप का ये आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद वो दूसरा जो या नीचे वाली एग्जांपल के अंदर वही आप काम कर रहे हो, लेकिन आप अलर्ट नहीं करा रहे, वो क्या कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट रिजल्ट डॉट वैल्यू पास करके उसकी जगह हमने ये अल्टरनेट कोड हमने ये लिखा था। अब उसकी जगह डॉक्यूमेंट डॉट हमने पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट डॉट जो है वो बेसिकली किस लिए यूज़ होता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब ये था कि जो भी आप स्क्रीन पर राइट करने लगे खुद से, ये वो राइट करेगा जो वैल्यू इसके अंदर कैल फॉर्म के अंदर पास होगी, जो हम उसे कैल फॉर्म पर यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो रिजल्ट आएगा वैल्यू आएगी, वो उसके अंदर क्या वैल्यू पास करनी है, इक्वल टू का साइन क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके अंदर वैल्यू पास कर दो, डाल दो वैल्यू जो सब्ट्रैक्शन होगी, सिंपल। वो देखें अब आप, वो उसके अंदर रिजल्ट बॉक्स को हमने एक रिजल्ट बॉक्स भी नीचे बना लिया है। ये तीसरा इनपुट टाइप करके हमने इसको हमने शुरू में डिसेबल, ये साथ जो डिसेबल यूज़ हुआ है इसका मतलब ये है कि शुरू में इसके अंदर कोई, इसके अंदर वैल्यू कोई नहीं डाल सकती, सॉरी, इसके अंदर आप वैल्यू, ये डिसेबल इसलिए यूज़ हुआ है कि इसका ये देखें उसने लाइट ग्रे किया हुआ इधर स्क्रीन के अंदर, वो पहली वैल्यूज 125 आप एंटर कर सकते हो, रिजल्ट के अंदर वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। तो पहले अलर्ट बॉक्स आता था, लेकिन अब वो अलर्ट बॉक्स नहीं आएगा, उसकी जगह हमने जस्ट उसको एक और फील्ड क्रिएट कर दिया रिजल्ट की, उसमें दे दिया, ठीक है। ये सिंपल सा आपका 13 लेक्चर मुकम्मल हो चुका है। हम आगे चलते हैं। अब उसने इस एग्जाम्पल के अंदर और चेंजेस क्या करना चाह रहा है, वो भी आपको दिखाया था। अब वो क्या करेगा कि जब भी आप एंटर करोगे वो एक और ज़्यादा इन्हांस करेगा, सारे को गायब कर देगा और आपको जस्ट एक टेक्स्ट की फॉर्म में एक रिज़ल्ट देगा। अब उसके लिए हम क्या यूज़ किया है उसने, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उसने डॉक्यूमेंट डॉट राइट द रिज़ल्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसने अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ किया है कि द रिज़ल्ट ऑफ एडिशन, उसके साथ ये प्लस ऑपरेटर जो एक कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है, ये बेसिकली उसको जोड़ता है। किस चीज़ को जोड़ रहा है, जो कि आपका प्लस और पार्सर फ्लोट नंबर 1 प्लस पार्सर फ्लोट नंबर 2। पार्सर फ्लोट अभी आप आगे मैं बताता हूँ ये क्या है, ये इसका जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ये मैं आपको समझाता हूँ आगे कि इसकी क्या फंक्शनैलिटी है। ये हम ऊपर से यूज़ करते आ रहे हैं, इसको मैं समझाता हूँ अभी। अच्छा, वो दोनों दूसरे में नेगेटिव है, एक में प्लस हो रहा है और एक में माइनस हो रहा है, सेम एज इट इज़, लेकिन आउटपुट जो है वो आपका
किधर आया, एक उसने नया विंडो जो सारी रीसेट करके आपका सिर्फ जो है वो आउटपुट दे रहा है, ठीक है, सेम एज इट इज। उसमें फंक्शन बस आपका आउटपुट डिफरेंट है। आउटपुट उसने जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी बेसिकली दिखाई है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो किस किस्म की फंक्शनैलिटी जो आपको प्रोवाइड करती है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई, और सेम प्रोग्राम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से किया है, या आपने खुद इसको टाइप करके करके देखना है। इसको रन करने का तरीका मैंने आपको फर्स्ट में बताया था वीडियो में कि आपने कोई नोटपैड की फाइल लेनी है, उसके अंदर इस कोड को कॉपी कर लें या आप इसको टाइप कर लें खुद से, उसको सेव एज कर लें, index.html कर लें, 1.html कर लें, उसको करें, वो आपकी ब्राउज़र की फ़ाइल बन जाएगी, या इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम या फायरफॉक्स जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसको करें और उसको रन करके देखें अपने पास, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का आप देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगली एग्जांपल है ड्रॉप डाउन लिस्ट की, कि आपने कोई लिस्ट क्रिएट करनी हो कि ये आपने समटाइम आपको आप कहीं किसी फॉर्म पे जाते हो, वहाँ पर आपने सिलेक्ट करना होता है कि लाइक आपने डिग्री सेलेक्ट करनी होती है, आप एडमिशन के लिए जा रहे हो, आप कंप्यूटर साइंस डिग्री सेलेक्ट कर ली या आईटी सेलेक्ट कर ली, अब उसके रिलेटेड आपका कंटेंट शो होना चाहिए, उसके अलावा अदर कोई चीज़ आपको शो नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए ना कि आपको वो उसके रिगार्डिंग मटेरियल दे या उससे रिलेटेड चीज़ें आपको, जो भी आपको आईटी में एडमिशन लेने लगे हैं, कुछ उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होगी, कुछ अपनी फ़ीस होगी, कुछ अगर आप मास्टर की डिग्री सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो, उसका क्राइटेरिया चेक करते हो एडमिशन का, तो ये सारी चीज़ें आपके पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आपके पास आ रही होती है। उसने एक एग्जांपल दी है कि अगर आप कैलकुलेटर, स्टाइल्स, फॉर्म्स, टेबल मार्जिन, फ्रेम्स जो आप सिलेक्ट करोगे, देखें नीचे आपको वो ऑप्शन दे रहा है, उसके हिसाब से आपके पेज के ऊपर जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी उस फाइल के अंदर लिखी होगी। बेसिकली ये फाइल्स हैं, calculator.html इसके अंदर कैलकुलेटर की बना होगा, स्टाइल्स के अंदर आपके HTML के स्टाइल पड़े होंगे, फॉर्म पड़े होंगे, यहाँ पर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये फाइल बनी होनी चाहिए तभी वो काम करेगा, अदरवाइज अगर आप ये इसको सिलेक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपकी स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। तो आपने खुद से कोई फाइल्स क्रिएट करके उनको यहाँ ला के आपने इसके अंदर ऐड करना है उस नाम फाइल को, और फिर रन करके चेक करना है कि क्या होता है, ठीक है। ऑन चेंज इसके अंदर हैंडलर, पहले हम ऑन क्लिक यूज़ कर रहे थे, ऑन चेंज हैंडलर क्या करता है, बेसिकली आपका पूरा जो है वो पेज चेंज कर देगा। सेम पेज के ऊपर रह के, सेम फाइल के अंदर रह के दूसरी फाइल हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरे फाइल के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, गो टू 8 का फंक्शन जो है गो टू लिस्ट के अंदर हम यूज़ करें, ये वो करता है। व्हेन द फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड द वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड ऑप्शन विल बी असाइंड टू वेरिएबल सिलेक्शन due to the location.href is equal to selection, the existing location of web page is changed to the location of option web page that has been selected, and particularly web page open the location in another predefined browser object। आप की ये बात सारी जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की है कि वो आपको ब्राउज़र, उसी ब्राउज़र में रहते हुए वो जो भी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, जो फाइल सेलेक्ट की होगी, जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट की होगी, उसके रिगार्डिंग जो है वो उस पेज के ऊपर उसी लोकेशन पे वो गायब कर देगा आपके सिलेक्शन ऑप्शन, और आपको जो है वो वहाँ पर वो चीज़ें ओपन कर देगा, वो जो भी आपने फाइल होगी वो उसका कंटेंट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ी हुई है कि अगर आपकी आपने कोई कंडीशन यूज़ करनी हो कि आपने कोई कंडीशन हो कि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये जवाब आएगा, कंडीशन फॉल्स हो तो ये जवाब आए। जैसे ये उसने सेम कोड यूज़ किया है, लेकिन अगर वैल्यू लेस देन होगी, अगर पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू से छोटी होगी, 2 - 3 करेंगे तो वो -1 आंसर आएगा, तो वो -1 आंसर ना दे, वो नेगेटिव प्रिंट कर दे, अलर्ट कर दे कि वैल्यू जो है नेगेटिव। अदरवाइज अगर वो नेगेटिव नहीं है, अगर वो छोटी नहीं है वैल्यू, उसका सब्ट्रैक्शन करके जो है वो आपको दिखा दे। जैसे 2 - 3 क्या होगा, -1, लेकिन वो -1 नहीं देगा, नेगेटिव प्रिंट कर देगा। अगर वो पॉजिटिव होगी तो 3 - 2 क्या होता है, 1, वो प्रिंट कर देगा। ये जस्ट कंडीशन है। इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, लूप। आपको जो कंटिन्यूसली चलानी हो ना, ये तो आप एक दफ़ा या 2 दफ़ा आप कंडीशंस होंगी या 3 कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस पे काम करेगा। इधर भी वो कंडीशन देते हैं हम उसको, लेकिन हम उसको कंडीशन एंडिंग वाली कंडीशन देते हैं। ये फॉर लूप लगी है, फॉर आई को इनिशियलाइज कर दिए 1, उसकी जो कंडीशन दे दी है कि वो लेस देन 7,
यानी 7 से जब छोटा नंबर होगा तो वो रोक देगा। आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो हर टाइम जब रन होगा, नेक्स्ट टाइम जब आएगी लूप पे दोबारा स्ट्रक्चर, तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली ये कोड आपका थोड़ा सा कम्प्लेक्स मालूम हो रहा होगा कि एच का क्या मतलब है। एच का मतलब है हेडिंग। हम HTML की हेडिंग को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं कि H1 जो है हेडिंग वो सबसे बड़ी होती है। सबसे पहले क्या आई में पढ़ा हुआ वैल्यू ऑफ 1, तो उसने हेडिंग 1 हेलो सबसे बड़ा प्रिंट कर दिया। प्रोग्राम चला, नेक्स्ट टाइम आया आई प्लस प्लस हो गया, H2 हो गया, H2 हेडिंग आ गई, H3 हेडिंग आ गई, H6 तक हेडिंग होती है। तो हमने उसको वहीं तक दिया हुआ है, वो बारी बारी चलता चलता वो, ये हमने खुद से बीच में ऐड किया है। हेलो बीच में हमने ये एक दफ़ा जो है वो खुद से ऐड किया हुआ है। तो जो हेलो है वो प्रिंट होना ही है, लेकिन उसने प्रिंट उसके अकॉर्डिंगली होना है कि जो हेडिंग की है। ठीक है। अब उसके बाद जो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ जो मैंने पहले पीछे छोड़ दी थी। मैंने आपको बताया नहीं कि जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर सारी चीज़ें एज एन, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये, इसके अंदर सब चीज़ें ऑब्जेक्ट के हिसाब से कंसीडर होती हैं। अब ये NaN एक वर्ड लिखा हुआ है, नोट अ नंबर इज वन ऑफ हिज प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई नोट अ नंबर, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और उसका आंसर आपने या उसमें ABC लिख दिया है, तो वो आपको ये लिखेगा NaN, प्रिंट कर देगा नॉट अ नंबर। ठीक है। इसमें मैथ के फंक्शन हैं। ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या चीज़ें हैं, मैथ के, डेट के, स्ट्रिंग के, अरे के, ये ग्लोबल एरे, स्ट्रिंग, मैथ, डेट ग्लोबल ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है। इनको भी आपने ग्लोबल एक्सेसिबल वेरिएबल प्रॉपर्टी एंड फंक्शन। ठीक है। ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली जो है इनको आपको कंपाइल करके वो चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूट करा देता है। ठीक है। अब इसमें जो हमने चीज़ छोड़ी थी वो ये था कि पार्सर की वैल्यू के, पार्सर वो क्या चीज़ थी, ऊपर हमने पढ़ा था ना कि मैं आपको दोबारा ऊपर ले जाता हूँ। ये क्या है, पार्स फ्लोट। बेसिकली आपका जो स्ट्रिंग वैल्यू जो आप एंटर करते हो वो एज एन स्ट्रिंग वैल्यू कंसीडर होती है 1 2 3, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है, या उसको इंटीजर में आप पार्सर इंट भी लिख सकते हैं, फ्लोटिंग भी लिख सकते हैं, पार्स डबल भी लिख सकते हैं, या वो आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो एज उसको, तो फिर पार्स स्ट्रिंग आप यूज़ करोगे। अभी नीचे जो है उसकी फंक्शनैलिटी यूज़ होती है। अच्छा, उसके बाद एक लेंथ है, लेंथ का वर्ड है। लेंथ इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट दैट डिफाइन द लेंथ ऑफ एन अरे। अब हम अरे के ऑब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्ट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड फंक्शन। अब एक और चीज़ के अंदर अरे होती है, ये डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, आपने कंप्यूटर साइंस के अगर स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा होगा अरे। ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप लिस्ट में एक वैल्यू स्टोर करा सकते हो। जैसे इसने एक अरे दी है 0 से लेके 10 तक, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा ली है जावा। अब जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके वो क्या कर रहा है, अब पहले वो कहता है, सबसे पहले क्या कर रहा है, माई फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट जो अरे का होगा वो क्या है, 0, वो उसने प्रिंट कर दिया। अब उस सारे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, माई अरे, इस सारे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करा रहा है 0 से लेके 10 तक। ठीक है। माई अरे टू स्ट्रिंग, जैसे टू पार्सर जो है ना, पार्स फ्लोट हमने किया था, वो फ्लोट में कन्वर्ट किया था हमने उसको। अब अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसे कहा है कि वो प्रिंट कर दे, उसने 0 से 10 तक कर दिया प्रिंट। उसके बाद हमने कहा कि बीच में कॉलन यूज कर दे, ये कॉलन होता है। ठीक है, दो डॉट जो ऊपर नीचे डॉट होते हैं, उसने कहा बीच में जब हम कोमा लिख रहे थे उसकी जगह कॉलन लिख दे, ज्वाइन कर दे और कॉलन लिख दे। उसने उसी तरह देखे नीचे आउटपुट में देखें वो लिख दिया। उसके बाद उसने कहा रिवर्स लिख दे, 10 9 8 7 6 5 3 2 1 0 तक वो आ गया ऑटोमेटिकली, उसे जो है वो प्रिंट कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप देखें वो रिवर्स में प्रिंट करने के बाद आप माई अरे डॉट सॉर्ट कर रहे हैं कि उसी अरे को वो सॉर्ट कर दे किसी ऑर्डर में। आपने उसको ऑर्डर नहीं ना दिया कि असेंडिंग में करना है डिसेंडिंग में करना है, सॉर्ट का फंक्शन जैसे आपने यहाँ यूज़ कर दिया जो बिल्डिंग है, वो उसने एक रैंडम ऑर्डर के अंदर उसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है। अभी यहाँ पर इसको फर्दर में आगे सॉर्ट को आपको नहीं समझा रहा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होती हैं। अगर आप खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो आपको मैंने वेबसाइट बताई W3 स्कूल, उस पर आप जाके देख सकते हैं।
अच्छा, मैथ ऑब्जेक्ट में कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और मैथमेटिकल कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम पहले देख लेते हैं, उसने पाई की वैल्यू प्रिंट की, लॉग एन, लॉग बेस 2, उसके बाद साइन मैथ और साइन मैथ और रैंडम वैल्यू, कोई रैंडम वैल्यू आपने लेनी हो वो। उसके बाद मैं डॉट पावर 2 raised to power 3, यानी 2 की पावर आपने कोई भी नंबर की पावर आपने लेनी हो 3, तो मैथ डॉट पावर यूज़ करते हैं। मैथ डॉट मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इसमें से फाइंड करनी हो, 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यू या 50 वैल्यूज़ आप इधर दे के आप उसे कहें मिनिमम मिन वाला या मैक्स वाला फंक्शन यूज़ करें तो वो आपको फाइंड कर देगा। ये बेसिक कुछ जावास्क्रिप्ट के मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। आप मोर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप जावा W3 स्कूल पर जाएं, वहाँ मैथ का इसका फंक्शन है, आप उसमें से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी आपका लेसन नंबर 15, लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम अब यहाँ पर एक एग्जांपल उसने आपको सिखाना चाह रहा है कि डेट कैसे यूज़ होती है। डेट और टाइम अगर हमने आप प्रिंट कराना हो स्क्रीन पे, करंट डेट और टाइम, ठीक है, जो इस वक्त आपका जो कंप्यूटर का टाइम होगा, डेट होगी, वो प्रिंट कैसे होगा, उसका कोड आप देख लें नीचे। टू गेट अ डेट एंड डिफरेंट फॉर्मेट इंस्टेंट ऑफ डेट ऑब्जेक्ट इज कैन बी क्रिएटेड। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे हम डेट का, इन द फॉलोइंग एग्जांपल डी इन सच एन इंस्टेंट। डी जो है वो हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है डेट का। टू डिफाइन एन इंस्टेंट ऑफ डी डेट ऑब्जेक्ट वी हैव टू यूज अ कंस्ट्रक्टर ऑफ डेट ऑब्जेक्ट। डेट ऑब्जेक्ट का हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है, प्रोसीडिंग बाय वर्ड न्यू। कंस्ट्रक्टर इज डिफाइन इनिशियलाइजिंग फंक्शन यूज टू क्रिएट इंस्टेंट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर जो है बेसिकली वो इनिशियलाइज फंक्शन को, इनिशियलाइजेशन फंक्शन में यूज़ होता है क्रिएट करने के लिए इंस्टेंट या कॉपी आपने कोई क्रिएट करनी हो ऑब्जेक्ट की। इट इज़ आफ्टर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट हुज कंस्ट्रक्टर इट इज़। वो बेसिकली आपका जो भी आपका होगा ना ऑब्जेक्ट, उसके नेम के हिसाब किताब से, जैसे हमने डेट यूज़ की तो उसका डी हमने यूज़ कर लिया। नॉट दैट वी कैन इन्वोक और अप्लाई डिफरेंट मेथड फंक्शन ऑफ डेट ऑब्जेक्ट यूजिंग इंस्टेंट। हम इससे मल्टीपल मेथड्स और फंक्शन जो है वो इन्वोक कर सकते हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर थोड़ा सा कम्प्लेक्स कोड है, इसको ज़रा गौर से देखें कि उसने कहाँ यूज़ किया है। Store the d variable to get the current day time. Day value is equal to day dot get. If day is equal to 0, अगर तो वो 0 के बराबर हो तो उसको संडे, एल्स वैल्यू इज इक्वल टू 1, वैल्यू जब 1 हो तो वो संडे हो जाएगा, आप प्रिंट करा देगा। नहीं तो मंडे होगा, वैल्यू 2 होगी उसकी। हमने बेसिकली उसका एक इंस्टेंट बना के उसको सारे वीक्स को साइन कर दिया है कि अगर ये वैल्यू होगी 0 होगी तो कोई डे नहीं होगा, 1 होगा तो वह संडे हो जाएगा, 2 होगा तो मंडे दिखा देगा। इस तरह वीक जो है वो उसके हिसाब से चलता जाएगा। उसके बाद गेट द करंट मंथ कन्वर्टेड टू द नेम ऑफ मंथ वैल्यू डी डॉट गेट। अब हमने उसी को डी को डेट के हिसाब से गेट मंथ ले लिया कि अब हम ये देखें उसी के इंस्टेंस को यूज़ करके हमने, अगर तो जनवरी होगा तो वो 1 कर देगा, अगर वो फरवरी होगा तो 2 कर देगा, इसी तरह उसने एंड तक। अब हम करंट गेट डेट कर रहे हैं, हमने वो मंथ और डे गेट कर लिया। अब हमने डी डॉट गेट एज 1990 से लेके एल्स अगर तो वो अगर हो उसके बाद की गेट द करंट मिनट एंड टाइम। उसके बाद उसी से हमने एक और ऑब्जेक्ट से उसी से मिनट भी ले लिए और टाइम भी हमने ले लिया, ठीक है। ये बेसिकली आपका टाइम का है कि टाइम टेक्स्ट एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर एट, आवर्स और मिनट जो हैं वो हमने उसको प्रिंट कराने लगे हैं स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हमने जो कोड हमने यूज़ करना है जो यूज़फुल है, ये देखें। उसके बाद वो आवर्स के हिसाब से भी, आर को भी वो 12 के हिसाब से कर रहा है, ठीक है। अगर 12 बज गए तो गुड आफ्टरनून। अगर वो ये लेसन 17 का मतलब है 5 बजे होते हैं तो गुड आफ्टरनून कह दे फिर भी, ठीक है। उससे कम हो तो गुड आफ्टरनून रहेगा 12 से और 17 के दरमियान में। एल्स वो गुड इवनिंग, उसके बाद का टाइम हो तो वो गुड इवनिंग प्रिंट कर दे।
या शाम का टाइम हो जाएगा ना 5-6 बजे तक। वो इस तरह कर रहा है। अब वो पहले सबसे पहले गुड मॉर्निंग, इट्स वेनसडे है। अगर तो वेनसडे होगा आपके तो आप ये कोड जब रन करेंगे, जो डेट होगी, जैसे आज जो मैं बना रहा हूँ ये सैटरडे है, तो वो सैटरडे देगा, आज की डेट दे देगा 26 अक्टूबर 26 2024 एट जो मेरा करंट इस वक्त टाइम डिस्प्ले हो रहा है वो टाइम डिस्प्ले कर देगा। इसको भी आपने रन करके अपने पास चेक करना है कोड को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, समझ तो आपको मैंने समझाने की कोशिश तो कर दी है। अगर आप फर्दर इसको करना चाहते हैं तो आप उसको अपने पास रन करके चेक कर सकते हैं। अब एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है बेसिकली। अब हम पहले जो था वो हम और तरीके से यूज़ कर रहे थे, अब हम str एंड my array यूज़ करेंगे। आर द इंस्टेंट ऑफ स्ट्रिंग एंड array ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। द साइज ऑफ array is 10। हेयर करेक्टर array एक हमने करेक्टर एक 480 एक फंक्शन यूज़ किया है। फंक्शन मेथड ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एक मेथड है। तो 480 वुड बी द वैल्यू ऑफ एलिमेंट एट इंडेक्स 3। ये वैल्यू ऑफ एलिमेंट है। डिफरेंट अदर फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैव आल्सो बीन यूज। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि वो कुछ चीज़ें जो है वो यूज़ कर रहा है आपकी स्ट्रिंग के ऊपर। जो हम यूज़ करते हैं ना, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस जिसको कहते हैं, ये हम यूज़ करते हैं। str 483 एक स्ट्रिंग उसने ले ली। उसने स्ट्रिंग कहाँ लिखा है, एक सेकेंड, इस कोड के अंदर। ये कोड भी तो इस तरह का कम्प्लेक्सिटी के कोड हैं कि उसने एक फ्लो में नहीं लिखा हुआ, तो वो आपको पढ़ने में, मुझे पढ़ने में मुश्किल हो रही है। तो आप बीइंग ए स्टूडेंट जो हैं वो इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट आपको रीड करने के लिए होगा। कहाँ पर लिखा दिस इज़ द टेक्स्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। बेसिकली ये आपकी है, अच्छा ये इसका कोड है, ये नहीं कोड, ये तो अगली एग्जांपल का कोड है। बहरहाल यहाँ मैं नीचे से इसके आउटपुट से आपको समझाता हूँ कि क्या है। ये लिखा हुआ है तीसरी लाइन में, देखें str.to लोअर केस दिस इज द टेस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड। बेसिकली इस स्ट्रिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, दिस इज द टेस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग मेथड। अब str.483 फंक्शन क्या करेगा कि जो तीसरा करेक्टर है, यानी अब अरे का जो बेसिकली काम ये होता है कि अरे जो पहला इंडेक्स जो होता है वो 0 होता है। आपका जो पहला कंसीडर करेगा, दिस वर्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, पहला वर्ड के ऊपर। तो पहला 0 पे स्ट्रिंग इंडेक्स में क्या होगा, टी। दूसरे में क्या होगा, 1 में क्या होगा, एच होगा। 2 में क्या होगा, आई होगा। उसके बाद एस होगा 3 पे, तो वो उसने एस प्रिंट कर दिया। str.substring 20 से 25 तक, यानी 20 से 25 के दरमियान में जो आपका अरे का इंडेक्स आता है वो प्रिंट कर दो। VASCR वर्ड आता है, वो आप इधर से ढूंढ लेंगे। 25 नंबर, स्पेस को भी आप कंसीडर करते हो, स्पेस इग्नोर नहीं होती। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर VASCR ये 5 जो 20 से 25 के दरमियान, यानी जो 5 नंबर आते हैं, 5 लेटर आते हैं, वो उसने स्क्रीन पे प्रिंट कर दिए। str टू लोअर केस, यानी अब आप यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं कि उसको जितना भी हम जो भी आपने लाइन दी है स्ट्रिंग, उसको लोअर केस में लिख दो। टू अपर, नीचे वाला सिमिलर वही है कि वो अपर केस में लिख देगा। अब ये स्प्लिट जो है ना, ये एक नई चीज़ है कि अब स्प्लिट करना क्या मतलब है कि जितने भी वो वर्ड्स हैं ना, वो एक उसको वर्ड कंसीडर कर रहे हैं, यानी दिस उसको एक 0 इंडेक्स पे साइन कर देगा। उसके बाद इज को 1 पे कर देगा। ए आ जो करेक्टर का ए जो है उसको वो 0 1 2 पे साइन कर देगा। टेस्ट को 3 पे, ऑफ को 4 पे। इस तरह उसने कहा 0 पे क्या है, दिस। अरे के इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, 1। तो उसने बेसिकली वो उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर स्ट्रिंग और माई अरे को, अरे फंक्शंस को कंबाइन करके यूज़ करके हम एज अ स्ट्रिंग को जो है एज एन ऑब्जेक्ट ले रहे हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट है, और किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हमने स्ट्रिंग फंक्शंस अप्लाई करने हैं और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रिंग के फंक्शंस अप्लाई करने हैं उस जावास्क्रिप्ट के यूजिंग अरे को भी यूज़ करते हुए, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे कुछ चेक्स अप्लाई करते हैं कि हमें ये अब आगे जितनी भी एग्जांपल चलेगी
उसके अंदर हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कुछ चेक्स देखेंगे कि आप कोई फॉर्म फिल करते हो क्या है। जैसे स्टार्टिंग में हमने पिछले लेक्चर के इंट्रोडक्शन में मैंने जावास्क्रिप्ट बताया था कि कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको लाइक आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहीं एंटर कर रहे हो तो नाम को एंटर करने के स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। पासवर्ड के अंदर आपको ऑप्शन आ रही होती है कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर लिखें, अपर केस लेटर भी लिखें, जो उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू में भी 1 2 3 में भी कोई वैल्यू लिखें। इस तरह की कंडीशंस होती हैं ना, ये सारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे होते हैं हम। एक हमने एक लॉगिन, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यूज़र एड्रेस, ये सारी चीज़ें कर दी। इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी साइन कर दी है 15 और मिनिमम लेंथ जो है वो 3 असाइन कर दी है। ठीक है, अगर यूज़र डॉट लेंथ लॉगिन 0 होगी या एड्रेस 0 होगी, अगर कोई भी चीज़ आपने फिल नहीं होगी तो प्लीज़ फिल इन द वैल्यूज़ का अलर्ट बॉक्स आ जाएगा। अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर आपके वो वैल्यूज़ नहीं होगी तो कुछ भी नहीं करेगा वो, अगर आपने फिल की होंगी वैल्यूज़। उस स्पेसिफिक कंडीशन में भी रहना है कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। If user login is less than minimum length and user login dot length is greater than maximum length की अगर होगी तो login name is limited। और लॉगिन के लिमिट जो है वो यूज़र नेम का बता दें कि यूज़र नेम 15 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी जो लिमिट हमने मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ ऊपर असाइन की है वो सिर्फ सारे चीज़ों के लिए नहीं है, जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे उस पर वो काम करेगा। उसने यूज़र के ऊपर काम किया, उसने उसके बाद पासवर्ड की लेंथ भी जो है उसको भी मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ सेम दे दी है जो वो दी है। अच्छा, उसके बाद उसने एक फॉर लूप यूज़ किया है कि यूज़र लॉगिन डॉट लेंथ। अब जब यूज़र लॉगिन करेगा इनवैलिड लॉगिन, जब ये लॉगिन पेज की आगे आ रहा है कि यूज़र ने अगर वो जो एक्चुअल जो उसको एंटर कर रहा है अगर वो गलत एंटर करेगा तो इनवैलिड लॉगिन नेम प्लीज़ डू ना, आप सॉरी ये लॉगिन पेज के ऊपर हम जा नहीं रहे, हम उसी पे रह रहे हैं और उसी में कंडीशन उसने ली हैं। अगर तो वो इनवैलिड लॉगिन नेम, अगर लॉगिन नेम की लेंथ जो है वो उस तरह नहीं होगी, 480 उसके अंदर एक फंक्शन हमने यूज़ किया है, अगर नहीं होगा तो वो लॉगिन इनवैलिड लॉगिन नेम दे देगा। इसी तरह पासवर्ड जो अगर वो मैच नहीं करेगा, यूज़र पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो पासवर्ड डू नॉट मैच का एरर दे देगा वो। ठीक है, इसके कोई स्क्रिप्ट है ऑन विंडो लोड। जब ऑन विंडो लोड हम ऑन चेंज और ऑन क्लिक पढ़ रहे थे, अब ऑन विंडो लोड जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। जब वो विंडो लोड होगी यानी आपका जो पेज लोड होगा तो उसके हिसाब से उसने उसके पे काम करना है कि जहाँ भी आप कोई उसकी लेंथ या कोई चीज़ करोगे तो वो एरर दे। अब हम जावास्क्रिप्ट से निकल के अब ये इससे नीचे जितना कोड है ये HTML का कोड है, स्क्रिप्ट से हम बाहर आ चुके हैं। ठीक है, अब हम उसको यूज़ करेंगे। ये सिंपल आपका फॉर्म बना रहा है, उसकी लेंथ हमने ये खुद असाइन की है कि 50 हो 20 हो और ये सारा कुछ। ठीक है, अब जब यूज़र जो है प्लीज़ फिल इन द वैल्यूज़, अब उसने यूज़र ने बहुत बाकी वैल्यूज़ को खाली छोड़ा तो उसने एरर दे दिया। ठीक है, उसके बाद लॉगिन नेम इज़ लिमिटेड टू 3 से 15। जो लॉगिन जो है यूज़र नेम लंबा उसने लिख दिया काफ़ी, तो देखें कितना लंबा लिख दिया उसने नाम को, 15 कैरेक्टर ज़्यादा, तो उसने उस पर एरर दे दिया। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड इज़ लिमिटेड टू 3 to 15 कैरेक्टर। पासवर्ड उसने कहा 3 से 15 कैरेक्टर के दरमियान में लिमिटेड है, तो जो भी आप उसको लिख रहे हो कितना लंबा, कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड जो है वो दोनों मैच भी नहीं कर रहे। यहाँ पर पहली चीज़ तो पासवर्ड की लिमिट आप वायलेट कर रहे हो और दूसरा कंफर्म पासवर्ड चेंज है उसका भी एरर आप देगा आपको। नेक्स्ट पेज पे देखें, नेक्स्ट है उसके अंदर उसने उसको अब यहाँ पर क्या कराया है, इनवैलिड लॉगिन नेम। अब लॉगिन नेम इनवैलिड क्यों कहा उसने, अली के आगे उसने सेमीकोलन डाल दिया, तो ये स्पेशल कैरेक्टर भी अलाउ नहीं होते लॉगिन नेम के अंदर, तो उसने फिर बता दिया कि इनवैलिड लॉगिन नेम। ठीक है, उसके लिए उसने यहाँ पर ऊपर एंड पे जो कंडीशन दी थी ना वो यही है बेसिकली कंडीशन के इफ़ यूज़र करेक्टर के अलावा कोई और करेक्टर होगा और स्पेशल करेक्टर होगा तो वो उसको नहीं करने देगा। ये उसने कंडीशन यहाँ पर यूज़ की, मैंने कोड आपको पर दिखा दिया। अच्छा, उसके बाद पासवर्ड डू नॉट मैच वाली वही बात मैंने वो उसने जब आप सारा कुछ कर लेंगे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड चेंज है तो उसने उस पर भी एरर दे दिया।
ठीक है। अब ये एग्जांपल थी, इसको आपने खुद, जब तक आप उसको टाइप करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको उसकी समझ नहीं आएगी। फर्दर आपको इसको लर्न करना है तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट के इसके ट्यूटोरियल जो W3 स्कूल का है, इस पे आप सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको पढ़ाई हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, डाटा टाइप, फंक्शन जो पढ़ाए हैं, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर जावास्क्रिप्ट पे इवेंट क्या है, जो ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन लोड, ये सारे इवेंट्स हैं इसके। ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड हमने पढ़े। आप यहाँ से जाके फर्दर जावास्क्रिप्ट के जेएस मैथ हमने पढ़ा, अरे पढ़ा, अरे के फंक्शंस पढ़े, लूप पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर सारी मौजूद हैं। आप यहाँ जाके प्रैक्टिस करें, लर्न करें, सीखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सीख सकते हैं फर्दर। अच्छा, इस आज की वीडियो का जो लास्ट अब लेक्चर शुरू हो गया है, लास्ट जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है इसमें 16th में, वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, जैमल। जैमल बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड वेब कॉनिटोरियम है, W3C। ये बेसिकली यही है, ये W3 स्कूल ही है ये बेसिकली। यही स्टैंडर्ड आपके ऑर्गेनाइजेशन के वेब के देता है सारी चीज़ों के। जैमल हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, सारों के स्टैंडर्ड यही मेंटेन करता है। ठीक है, ये एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रन करती है, W3 स्कूल्स को। दोनों चीज़ें बिल्कुल आप इंटरचेंज ना लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जैमल को 90s में लाया गया था। इसका मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। अब HTML का कोड में आप इस तरह एक एग्जांपल उसने प्लैनेट की दी है कि वो प्लैनेट का नाम, प्लैनेट फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम सन, मून, डे लेंथ, मरकरी का कितना है, ये 36 मिलियन। जस्ट एन एग्जांपल, एक डाटा पास किया उसको वैल्यू, ताकि वो हम उसे स्क्रीन पे प्रिंट करा सकें। एक इंफॉर्मेशन पास कर दी है प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, मरकरी की कितनी है, वीनस की कितनी है, और उसके बाद अर्थ का कितना डिस्टेंस है सन से, और उसके कितने मून्स हैं, उसका एक डे कितने का होता है, कितने दिनों का, और ये सारी चीज़ें बातें जस्ट फॉर एग्जांपल दी है। जैमल जो है वो HTML से डिफरेंट है। ठीक है, जैमल एक मार्कअप लैंग्वेज नहीं है। ये पेपर में पूछा जाता है जैमल इज मार्कअप, मार्कअप नहीं है। उसके अंदर टैग ज़रूर होते हैं, वन कैन क्रिएट, लेकिन आप HTML की तरह, HTML में डिफाइंड क्या हैं, HTML हेड, बॉडी, स्क्रिप्ट, ये उसके अपने टैग्स हैं जिनको आप, टेबल के टैग्स हैं। फर्दर जो आप सब टैग्स पढ़ते हैं वो उसके डिफाइंड है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जैमल में आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, सारे टैग ही खुद से क्रिएट हुए होते हैं। सेकेंडली, जैमल टैग डू नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन हाउ टेक्स्ट विल अपीयर ऑन द वेब पेज। जैमल वो प्रोवाइड नहीं करता। जैसे हम बॉडी का, हमें टैग का पता है कि उसके अंदर जो आएगा वो उसकी बॉडी है आपकी डॉक्यूमेंट की। आपकी स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट आएगी आपकी, जो भी जावास्क्रिप्ट होगी। तो ये जैमल का टैग का मतलब वो नहीं प्रोवाइड करता। इंस्टेड ऑफ जैमल टैग कन्वे द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग विद इन दैम, जो भी उसके अंदर होगा। हम उसी एग्जाम्पल को देख रहे हैं, वो नीचे सबसे पहले ये जैमल वर्जन 1.0 ये ऊपर डिफाइन करना ज़रूरी है। HTML के अंदर हम HTML को ऊपर डिफाइन करते हैं, इसमें हम जैमल को डिफाइन करेंगे। प्लैनेट के लिस्ट, प्लैनेट नेम मरकरी, उसका डिस्टेंस, ये आप देखें टैग्स के नाम आप देखें ज़रा। ठीक है, डिस्टेंस, मून, हमने क्रिएट, सेल्फ क्रिएटेड टैग्स हैं। ये पेरेंट टैग है आपका प्लैनेट नेम, और उसके सब चाइल्ड टैग्स डिस्टेंस, मून, डे लेंथ, और उसके बाद ये टैग क्लोज हो गया। इसके अंदर भी आपने यही चीज़ लिखनी है कि केस सेंसिटिव ये लैंग्वेज है कि प्लैनेट जो है वो, प्लैनेट बेसिकली आपका ये टैग है, मेन टैग। ये ना हो कि ये प्लैनेट जो पी उसमें बड़ा हो तो यहाँ आके आप एंड पे जब बने हो तो पी छोटा लिख दें, या इसको अपर केस में लिख दें, या सारा उधर लोअर केस लिखा हो, इधर अपर केस लिखा हो, वो दोनों डिफरेंट कंसीडर होंगे। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये भी। ठीक है, ये सारी बात आपको यहीं नीचे समझाई हुई है कि वो पेरेंट टैग है, उस तरह चाइल्ड टैग है। इसमें ये बेसिकली क्यों यूज़ होता है, इसके रूल पढ़ के मैं आगे आप बताता हूँ। पहले तो एलिमेंट मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड, यानी आउटर और इनर। आउटर कौन सा प्लैनेट, उसके अंदर इनर जो है उनका प्रॉपरली नेस्टेड इस तरह होने चाहिए। ये ना हो कि इसके अंदर आप इनर के अंदर इनर लिख सकते हैं, इनर के अंदर भी इनर अलाउ होता है कि कंटेंट के अंदर, लेकिन प्रॉपरली उसको नेस्टेड हो, आउटर को क्लोज हुआ हो, आउटर बाहर हो।
ये ना हो आउटर का इसके अंदर इनर के अंदर जो है वो एग्जिट वाला टैग हो, वैसे नहीं करना, वो भी मिस्टेक का हो वो, क्योंकि उसके अंदर कंपाइलर नहीं है, वो इस तरह की HTML की तरह लैंग्वेज नहीं है, तो उसके इसने बेसिकली कंटेंट एरर तो आएगा ही आपको, लेकिन वो आपको पढ़ने में फिर मुश्किल होगी। ठीक है, और टैग जब तक क्लोज ना हो, वो चीज़ आपको पता है कि इन मार्कअप लैंग्वेजेस के अंदर जब तक टैग क्लोज ना हो वो आपको स्क्रीन पे आउटपुट गलत दिखाता है, वो हो सकता है यही पूरी दिखा दे आपको। ऑल एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी कोटेड, आपकी जितनी भी एट्रीब्यूट की वैल्यूज है ना, जैसे ये लाइक मरकरी है, ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, नेम इज इक्वल टू एट मरकरी, बाकी जो वैल्यू होंगी उनको आप वैसे ही लिखेंगे, नन है या 93 मिलियन है, लेकिन जब उसका नाम ले रहे हैं वीनस अर्थ मरकरी, उसका एक वो बना रहे हैं, एट्रीब्यूट बना रहे हैं, तो वो बेसिकली उसको वो आप सेमी कॉलन में इस कोटेड फॉर्म में लिखेंगे, कॉमर्स में। ऑल एलिमेंट विद एन एम्प्टी कंटेंट मस्ट बी आइडेंटिफाई बाय एंडिंग, कोई भी जो एलिमेंट है अगर वो एम्प्टी होगा तो उसको हम क्लोजिंग टैग ज़रूर उसका देंगे, अदरवाइज वो एम्प्टी कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद आपने उसको ऑल एलिमेंट मस्ट बी केस कॉन्स्टेंटली, वही बात मैंने कि वो ये पार्ट और पार्ट दोनों जो हैं ये मस्ट नॉट बी क्लोज, ये उसमें एरर आएगा, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। सर्टेन कैरेक्टर हैविंग अ रिजर्व वर्ड मीनिंग कैन नॉट बी यूज्ड लाइक एंड, लेस देन, ये इस तरह के जो हैं वो यूज़ नहीं करने हैं आपने। उसके अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं उनको आपने यूज़ नहीं करना, लाइक HTML के आपने हेडर बॉडी ये भी टैग यूज़ नहीं करने। एम्बेडिंग HTML इनटू HTML डॉक्यूमेंट, अब हमने बेसिकली XAML की डॉक्यूमेंट, XML की डॉक्यूमेंट को हम HTML की डॉक्यूमेंट में डाल रहे हैं। एलिमेंट कैन बी यूज एनीवेयर विद इन द HTML डॉक्यूमेंट टू इनक्लूज द XAML को इनक्लोज, अब हम HTML के अंदर भी XAML को डाल सकते हैं, XAML के कंटेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने यूज़ किया इसके अंदर ऊपर, लेकिन हमें XAML टाइटल देना है, बताने की ज़रूरत नहीं है हमें कि ये हम XAML का करने लगे हैं, बस हमें उसको पता है कि हमें उसका जो है वो ओपन और क्लोज टैग, मेन टैग कौन सा है, इनर टैग कौन से हैं, ये आउटर टैग कौन सा है, XML। ठीक है, उसके अंदर मील, बर्गर, नेम, स्पाइसेस, फिर बर्गर को क्लोज कर रहे हैं, फिर मील को क्लोज कर रहे हैं, XML को, तो वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें मेन टैग्स उसके अंदर देने हैं, हम उसको कर सकते हैं। हम स्क्रिप्ट टैग भी जो है वो हम बेसिकली इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि हम उसके अंदर XAML स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करें। ठीक है, extensible style sheet language XLS XAML file are translated using another file which contain a formatting instruction. Formatting instruction are often written in extensible style sheet language. These formatting instruction are read over by special program. Usually this program is written in JavaScript program called as XAML parser. ठीक है, अब आपको ये कहना क्या चाहता है, कहता है कि XLS फाइल होती है कि जो आप बेसिकली अगर आपने XAML का कोई डाटा इंफॉर्मेशन किसी और फाइल से फेच करके लेके आना है, ठीक है, उसका हमने HTML के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये ऊपर स्क्रिप्ट के साथ हम यूज़ कर रहे हैं XAML को, हम बता रहे हैं कि हम ये XAML फाइल यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, उसके लिए उसने कहा है जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम XAML पार्सर, ये MCQ में पूछा जाता है कि स्पेशल प्रोग्राम कौन सा होता है फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन के लिए XML के लिए, वो जावा का XAML पार्सर्स होते हैं। ठीक है, अब वो काम कैसे करता है, पहले एक वेब क्लाइंट जो है वो HTTP रिक्वेस्ट करता है XAML डॉक्यूमेंट को, वेब सर्वर जो है वो के पास रिक्वेस्ट जाती है, वेब सर्वर रिक्वेस्ट है XAML डॉक्यूमेंट फ्रॉम द XAML डाटाबेस, XAML डाटाबेस में से XAML डॉक्यूमेंट को उठाता है। XAML parser program which can run on the XAML database server or the web server format the data using a style sheet। अब जो डाटा उसमें से रिक्वायर्ड होता है वो आपको डाटाबेस में से उठाएगा, XAML पार्सर ये नीचे एरो XAML स्टाइल शीट से XAML पार्सर में कन्वर्ट होगा, यानी वो XAML पार्सर जो है वो उस स्टाइल शीट में से उठाएगा, और XAML पार्सर सेंड द न्यूली फॉर्मेटेड XAML डॉक्यूमेंट टू वेब सर्वर। अब उसने XAML XLS स्टाइल शीट को XAML पार्सर ने कन्वर्ट किया और उसको
वेब सर्वर को कहा कि ये डॉक्यूमेंट है, द वेब सर्वर क्लाइंट डिलीवर द डॉक्यूमेंट टू द क्लाइंट। अब वो जो डॉक्यूमेंट थी वो आप क्लाइंट को ला के दे देगा। यानी आप ये यूज़ करने का तरीका है एक्सएलएस फाइल को, यानी जो जैमल फाइल है उसकी एक्सटेंशन है ये, बेसिकली एक्सएलएल जो जैमल की फाइल की एक्सटेंशन है ये, ठीक है। इसके अंदर वो सारा कोड पड़ा होगा जैमल का डेटाबेस है बेसिकली। जैमल हम डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं। एचटीएमएल के अंदर कोई एक्स्ट्रा फाइल जो ऐड करनी हो, we write the XLS rule that match the various XAML element। यानी हम शुरू में XLS रूल्स भी हम लिखते हैं ताकि उनको मैच करना हो, वेरियस XAML एलिमेंट के साथ मैच करना हो। बेसिकली हम काम इसलिए करते हैं कि हमें कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें XAML फाइल के अंदर रखनी होती है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारी प्रोग्रामिंग के टाइम पे हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसको डाटाबेस में हमने XAML के डाटाबेस में रखा होता है। XAML का एक फोल्डर बन जाता है आपके सर्वर पे, आप लोकल सर्वर पे उस पे, उसमें वो XAML फाइल सारी होंगी जो हमें रिक्वायर्ड होंगी। वो XAML पार्सर जो है वो बीच में पड़ा होगा, वो हमें कन्वर्ट करके उसको ला ला के देता जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है अब हम फॉर्मलिंग कोई हमने ये XAML फाइल है, ये ऊपर XAML का कोड हम लिख के ये एक फाइल में हमने लिख लिया, ठीक है। catalog.xls ये उसकी फाइल है, ठीक है। अब हमने उसको यूज़ करना है। वी कैन प्रोवाइड द फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर वेब बाय राइटिंग। हम कुछ फॉर्मेटिंग जो है वो बेसिकली हम उसको कर रहे हैं। नोट दैट हमने एक रूल यूज़ किया है, ये रूल बना लिया है कि ये बॉडी का जो कलर होगा वो येलो होगा। जब भी हम इसको यूज़ करेंगे किसी भी XAML को, उसका बॉडी का जो कलर है वो येलो होगा, ठीक है। टारगेट क्या है? डिव स्टाइल मार्जिन। कुछ में हमने टारगेट एलिमेंट, कुछ एलिमेंट को हमने जो HTML के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने टारगेट कर लिया है, उनका मार्जिन बॉटम से 20 पिक्सल होगा, ठीक है। ये भी एक कर लिया। एक और रूल पास कर लिया, एलिमेंट टाइप पार्ट। टारगेट एलिमेंट का नेम जो है वो जो है वो इस तरह होगा, उसके अंदर BR एक BR का मतलब होता है ब्रेक, यानी वहाँ से अगले पे चला जाए, वो यहाँ पर ब्रेक लगा के नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, ठीक है। तो वो टारगेट एलिमेंट इस तरह करके उसने उसे यूज़ किया रूल्स। तो वो उसके अंदर आपकी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हमने यहाँ पर इम्बेड, ये बेसिकली इम्बेड हो रहा है। सॉरी, मैं शायद कंफ्यूज आपको कर गया हूँ यहाँ पर। दोबारा मैं बता दूँ कि ये बेसिकली XAML का कोड वो है जो हमने HTML में इंक्लूड करा रहे हैं कि ये catalog.xls में लिखा है। catalog.xls में क्या लिखा है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये हम इंक्लूड करा रहे हैं catalog.xls को, ठीक है। उसके अंदर आपके HTML के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ये आपने इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है, आपके ई कॉमर्स से बिल्कुल ही कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आपने इसमें कोई काम नहीं करना होता। जस्ट आपको XAML का पता होना चाहिए, XAML में आप कैसे करते हैं उसका डिफरेंस मालूम होना चाहिए HTML और उसके अंदर। और ये आखिर बात जिसमें मैं आपको ये लेक्चर आज मुकम्मल करूँगा कि आप HTML को आप नोटपैड, वर्डपैड या कहीं पर भी किसी भी टूल में आप एडिट कर सकते हो। ड्रीमवेवर यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज यूज़ होता है, लेकिन XAML को भी आप उसमें टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हो। लेकिन इसके लिए भी कुछ एपिक एडिटर, टर्बो XAML आपके लिए यूज़ होता है, जिसके अंदर आप बेहतर रंग में XAML को लिख सकते हो। ये डिफरेंस भी जो है वो पेपर में सवाल पूछा जाता है 2 नंबर का कि HTML और XAML के एडिटर क्या होते हैं, आप उसके नोटपैड के अलावा कहाँ कहाँ एडिट कर सकते हो। तो वो आपसे ये आपने ये वहाँ लिख देना, या आपको अगर कोई और उस पर आप इंटरनेट पर सर्च करें। पेपर में तो आपने यहीं से लिखना है क्योंकि यहीं से आना है, उसने आपके हैंडआउट से ही आता है। लेकिन वैसे आप सर्च करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। 13 to 16 लेसन जो है वो मैंने आपका पूरे का पूरा कवर करा दिया है। मैंने एंड पे इंडेक्स ओपन किया है कि आपका जो है अब 16 तक आपका मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 17 से इसको आगाज़ करेंगे। एक नया टॉपिक जो है वो यहाँ से प्रोग्रामिंग रिलेटेड जो स्टाफ है वो ख़त्म हो चुका है। एक नया टॉपिक जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल का आगाज़ करेंगे, ठीक है। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, और या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह उस पर भी गाइड करूँगा।
मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के पेपर की अच्छी तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।